गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और आप सभी लोग हमारी क्लास में जुड़ चुके हैं और सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद। मेरा नाम है राहुल और आप हमें देख रहे हैं री एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में। और चूँकि ये जो आपका चैप्टर है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, केमिस्ट्री में काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से काफ़ी सारे बहुत ही प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम यूपी पुलिस का हो या यूपी एसआई हो या एससी एसएससी हो, रेलवे हो या सीटेट का हो, किसी भी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन जो है एक प्रॉपरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से और बहुत ही अच्छे टाइप्स के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। इसलिए आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट करते हुए चलिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एटम और मॉलिक्यूल्स को हिंदी में क्या कहते हैं। देखिए, एटम्स को परमाणु बोला जाता है और इसको अणु बोला जाता है मॉलिक्यूल को। तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि परमाणु और अणु के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एटम के बारे में बताना चाहता हूँ। एटम को हम लोग सबसे पहली पॉइंट स्मॉलेस्ट यूनिट कहते हैं, यानी कि सबसे छोटी यूनिट कहते हैं किसी भी मैटर की, यानी कि पदार्थ की वह सूक्ष्मतम अवस्था जिसे आंखों से न देखा जा सकता हो, यानी कि नंगी आंखों से या अपनी आंख से हम डायरेक्टली जो है किसी भी एटम को नहीं देख सकते। ये पहली पॉइंट है, आपको एटम से समझ लेनी है। देखिए, एटम जो है, एटम के बारे में इन मतलब ऋषि मुनियों ने भी पहले के समय में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। जैसे महर्षि कणाद की का नाम ले लें तो महर्षि कणाद जी ने कहा है कि जितने भी पदार्थ हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं, यानी कि उस समय भी इन्हें ये मालूम था कि जो पदार्थ होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते। छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। और एटम किसे कहते हैं हम लोग कि पदार्थ की वह सूक्ष्मतम अवस्था जिसे हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो यानी कि देखेंगे कैसे हम लोग इसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। माइक्रोस्कोप की आवश्यकता से हम लोग या माइक्रोस्कोप की सहायता से हम लोग किसी भी एटम्स को देख सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं हम लोग दो इसमें आपको चीजें मैं बताना चाहता हूँ। एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिस थ्योरी को प्रपोज किया था लेवोइजर ने 1774 में। ये बात आपको याद रखनी है। मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर भी हैं एंटोनियो लेवोइजर, उन्हीं का ये थ्योरी भी उन्होंने दे रखी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन प्राउस्ट ने दे रखा है और कभी अगर समय मिलेगा तो मैं इसको डिटेल में भी बता दूंगा, लेकिन यहाँ से कोई ज़्यादा मतलब कि कठिन नहीं है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ही है, आप इसे याद कर सकते हो। बाकी अगर आपको ज़्यादा डिटेल पढ़ना है तो आप हमें कमेंट करके कह सकते हो, तो मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा। चलिए हम लोग अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सब तो थोड़ा सा आपको ट्रेलर था, लेकिन मैं आपको आगे जो है मेन कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। देखिए, डाल्टन का आपने नाम सुना होगा। डाल्टन 1808 में इन्होंने सबसे पहले जो है परमाणु शब्द का प्रयोग किया था, यानी कि एटम वर्ड को यूज किया था सबसे पहले डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने। डाल्टन, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। डाल्टन, ये क्वेश्चन कई बार किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, इसलिए मैंने इसको इम्पोर्टेंट कर रखा है। तो एटम वर्ड आर यूज डाल्टन, मतलब डाल्टन ने सबसे पहले जो है एटम वर्ड का यूज किया था 1808 में। देखिए, एटम आर इनडिविजिबल, ये इन्होंने कहा था कि एटम को विभाजित नहीं किया जा सकता। ये बात इन्होंने कही थी, डाल्टन जी ने कही थी, ठीक है। चूंकि एटम को डिवाइड किया जा सकता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में, तो ये हम लोग आगे की क्लास में देखेंगे। लेकिन आज मैं आपको इतना ही बताने वाला हूँ कि एटम वर्ड यूज किसने किया था। डाल्टन ने 1808 में,
और एटम को इनडिविजिबल है एटम, यानी कि एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता, ये बात इन्होंने कही थी। अब आ जाते हैं, देखिए मैंने आपको जो है पहली क्लास में ही पढ़ाया था, आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी कि 17वीं सदी में ट्रिक बताई थी मैंने, 17वीं सदी में 3 चीजें आपको याद रखनी है, 54, 66 और 73। ये 3 नंबर याद कर लेने, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया, कार्बन डाइऑक्साइड को किसने खोज की कार्बन डाइऑक्साइड की, या कार्बन डाइऑक्साइड को किसने आइसोलेट किया। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है, काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जोसेफ ब्लैक, जोसेफ हिंदी में मैं लिख देना चाहता हूँ जोसेफ ब्लैक नामक साइंटिस्ट ने कार्बन डाइऑक्साइड को आइसोलेट किया था, 1754 में किया था। ठीक है, ये ट्रिक है 17वीं सदी में, यानी कि 17वीं सदी में 1754 में जोसेफ ब्लैक ने कार्बन डाइऑक्साइड को आइसोलेट किया था। वहीं 1766 में हेनरी कैवेंडिश, इनका नाम है पूरा, मैं यहाँ पे लिख देना चाहता हूँ, हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी। किसकी खोज की थी? हाइड्रोजन की खोज की थी। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको, इसलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके लिए क्लासेस है, और अगर आपने हमारी पिछली क्लास को नहीं देखी है, ट्रिक वाली क्लास, तो अभी जाके देख लीजिएगा। मिनरल एंड पोर्स की क्लास जो छूट चुकी है उनको आप जरूर देखते हुए चलिएगा, हर क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़ लीजिए, बार बार नहीं पढ़ना होगा आपको। तो चलिए देखिए, अब आगे की तरफ हम लोग चलते हैं, 1773 में आ गए, 17वीं सदी में 1773 नंबर है, यानी कि 1773 में। यहाँ पे भी इसलिए भी लिख दे रहा हूँ कि आप किसी भी बच्चे को समझ नहीं आ रहा होगा कि ये 1754 यहाँ पे क्यों लिखा है। तो देखिए 17वीं सदी में 3 चीजें मैं आपको याद दिलाने वाला हूँ, ये तीनों ही आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ऐसे ट्रिक बनाया है। तो 1773 में विलियम सील, यहाँ पे मैं लिख देना चाहता हूँ नीचे की साइड में, विलियम सील नामक वैज्ञानिक ने हाइड्रोजन की ऑक्सीजन की खोज की थी। जानते हैं आप लोग ऑक्सीजन, चूंकि अगर ऑक्सीजन न हो तो जो मनुष्य है उसकी जाति खत्म हो सकती है, यानी कि ऑक्सीजन का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, किसी भी जीवधारी को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? विलियम सील ने ऑक्सीजन को आइसोलेट किया था, जबकि पेटेंट जो है जोसेफ प्रिस्टले के नाम कर दिया गया, पेटेंट। तो ये आपको याद रखना है। 1754 में जोसेफ ब्लैक ने कार्बन डाइऑक्साइड को आइसोलेट किया, 1766 में हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन को आइसोलेट किया, और 1773 में विलियम सील ने ऑक्सीजन को आइसोलेट किया। ये थे 18वीं सदी में। 2 मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि 1808 में डाल्टन, चूंकि हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, एटम वर्ड यूज, ठीक है, एटम वर्ड की यूज किया था इन्होंने, सबसे पहले एटम वर्ड यूज किया था। और इसके बाद जो है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव ने 1869 में पीरियोडिक टेबल दी थी। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। ये क्वेश्चन जो है डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे जाते थे, इसलिए मैंने यहाँ पे जो बेसिस ये 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे, इसलिए आप इनको क्लियर करते हुए चलिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम आपको बता देते हैं कि एटॉमिक रेडियस, जिसको नैनोमीटर में मापा जाता है, यानी कि ये जो परमाणु त्रिज्या है इसको एटॉमिक रेडियस भी कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है इंग्लिश में। तो परमाणु त्रिज्या जिसे हम लोग नैनोमीटर में मापते हैं। अब देखिए परमाणु त्रिज्या क्या होती है। सबसे पहले मैं उससे पहले नैनोमीटर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि 1 नैनोमीटर जो होता है 10 के पावर -9 नैनोमीटर के बराबर होता है। ये क्वेश्चन कई बार यूपी पुलिस में पूछा जा चुका है कि 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, 10 के पावर -9 मीटर होता है। ये बात आपको याद रखनी है। दूसरा है कि मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि एटॉमिक रेडियस होता क्या है। देखिए किसी भी परमाणु का आकार उसकी त्रिज्या के द्वारा इंगित किया जाता है या मापा जाता है। किसी भी परमाणु की आकार को अगर आप नाप रहे हो तो उसको नापने के लिए या मापने के लिए त्रिज्या का होना अनिवार्य है, जिसे हम एटॉमिक रेडियस के नाम से जानते हैं। एटॉमिक रेडियस को नैनोमीटर में मापा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक लिखा है एसटीएम के बारे में। एसटीएम को मैं पहले बता देना चाहता हूँ फुल फॉर्म, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। अब मैंने ये वर्ड क्यों यूज किया है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप का?
तो स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप के द्वारा एटम को देखा जाता है, मतलब कि इसके द्वारा ही हम लोग क्या करते हैं, एटम्स को देख सकते हैं। यानी कि यही माइक्रोस्कोप है जिसकी सहायता से किसी भी छोटे से छोटे परमाणु को देखा जा सकता है या परमाणुओं के टुकड़ों को भी देखा जा सकता है एसटीएम के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करते हुए चलेगा। एसटीएम स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, एटम्स को देखा जाता है। टू सी द एटम देन स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप आर यूज्ड, ठीक है। सबसे छोटा एटम जो है इसका होता है हाइड्रोजन का सबसे छोटा एटम होता है, ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद इसका रेडियस मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ 0.037 गुणे 10⁻⁹ मीटर होता है। इसकी त्रिज्या यानी कि हाइड्रोजन की परमाणु त्रिज्या के 0.037 गुणे 10⁻⁹ मीटर, इतनी ही त्रिज्या होती है इसकी, ठीक है। जो यहाँ पे अगर आपने इसको हटाया तो नैनोमीटर मैंने यहाँ पे लगा दिया है, ये बात भी आपको समझ लेनी है। अब देखिए यहाँ पे मैंने जो है टोटली 12 जो है एलिमेंट्स की एटॉमिक रेडियस के बारे में बताया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से डिक्रीज करता हुआ लेवल जा रहा है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन का 0.037 जो है, इसके बाद कार्बन का 0.077 नैनोमीटर में सभी है, नाइट्रोजन का 0.074, ऑक्सीजन का आपका देख सकते हैं 0.073, क्लोरीन का 0.099, और इसके बाद सल्फर का 0.104, सल्फर के बाद है आपका सोडियम का 0.191, मैग्नीशियम का 0.160, इसके बाद कैल्शियम का 0.197, और इसके बाद आयरन का 0.126, कॉपर का 0.2128 नैनोमीटर, और गोल्ड का, ये गोल्ड है, गोल्ड का फॉर्मूला होता है AU, ये बात भी आपको याद रखनी है, और 0.144 नैनोमीटर। ये सारे हैं आपके सामने हाइड्रोजन, और इनके नाम भी मैं यहाँ पे लिख देना चाहता हूँ, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, चूंकि सभी को नाम आप जानते ही होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे लिख देना चाहता हूँ ताकि जो हमारे नए स्टूडेंट हैं जो बेसिक से पढ़ रहे हैं तो उनको ये चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए। और ये है सल्फर, ये सल्फर है, और ये है सोडियम, मैग्नीशियम, नेशियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, गोल्ड, ठीक है। इन सब के नैनोमीटर को हमने समझ लिया एटॉमिक रेडियस।